दी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11 एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने अपभ्रंश साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य की रचना और रचनाकारों को जाना एवं उनकी प्रमुख विशेषताओं को जाना। आज की कक्षा में हम आदिकालीन अन्य रचनाओं और रचनाकारों के संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम संदेश रासो के संदर्भ में बात करते हैं। संदेश रासो मूलतः एक विरह काव्य है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसके जो रचयिता हैं वो अब्दुल रहमान माने जाते हैं। यह अपभ्रंश का महाग्रंथ है। इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ साहित्यिक छटा भी बिखरी पड़ी है। संदेश रासो में हृदय की मर्म वेदना का चित्रण है। इस प्रकार के प्रामाणिक ग्रंथ साहित्य के अंधकार में एक ज्योति का कार्य करते हैं। यह वीर रस के काव्यों से भिन्न परंपरा का रसो है। क्यों? क्योंकि इसमें विरह का वर्णन है। इसमें विरहणी के वियोग की मार्मिकता है। एक विरहणी एक पथिक के साथ अपने पति के पास संदेश भेजती है। द्विवेदी जी लिखते हैं कि इस संदेश में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। इसमें कुल 216 छंद हैं। तो हम कह सकते हैं कि संदेश रासो मूलतः एक विरह काव्य है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई, अपभ्रंश में लिखा है और इसमें 216 छंद हैं। इसको आदिकालीन मेघदूत के नाम से भी जाना जाता है। अगली रचना जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम किसी एक रचनाकार द्वारा ना लिखी जाकर कई रचनाकारों द्वारा लिखी गई है। इसका संकलन किया है लक्ष्मीधर ने और आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए यह अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। यह प्रश्न पूछा गया कई बार कि आदिकालीन रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है, तो वह प्राकृत पेंगलम। यह प्रामाणिक भी है और आदिकालीन रूढ़ियों और परंपराओं को जानने और समझने के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं। इस ग्रंथ के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। याद रखेंगे, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। इस ग्रंथ के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं प्राकृत पेंगलम के। इसमें आदिकालीन साहित्य का स्वरूप दिखाई देता है। इसमें विद्याधर, सानगर्धर, जज्जन और बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संग्रह है। विद्याधर काशी में कान्यकुब्ज दरबार के बहुत ही कुशल एवं विद्वान मंत्री थे। यह जयचंद के विश्वास पात्र थे। कौन? विद्याधर। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं सानगर्धर। ये जो 4 कवि हैं इनका नाम इसमें आता है और इनकी रचनाओं का उल्लेख प्राकृत पेंगलम में मिलता है और इसका संकलन करने वाले लक्ष्मीधर हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि शानगर्धर हैं, इन्होंने एक सुभाषित ग्रंथ की रचना की जो शानगर्धर पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने इसी शानगर्धर के द्वारा रचित हम्मीर रासो की चर्चा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस हम्मीर रासो की चर्चा करते हैं वो इसी शानगर्धर उसकी रचना की बात करते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कवि है उसका नाम है वह है जज्जल, जिसकी बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन। जज्जल भणई पद से राहुल जी इसे जज्जल कवि की रचना मानते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ आता है वहाँ हम्मीर कज्जू जज्जल भणई। इस आधार पर राहुल सांकृत्यायन जी से जज्जल की रचना मानते हैं। कोहानल मोहम्मद जलऊ। चौथा महत्वपूर्ण कवि बब्बर है। यह 11वीं शताब्दी का कवि है। यह राजकर्ण कलचुरी के दरबारी कवि थे। इसका निवास स्थान त्रिपुरी था। इसका कोई विशिष्ट ग्रंथ नहीं मिलता है। प्राकृत पेंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्राकृत पेंगलम प्रामाणिक ग्रंथ है। असत्य और सत्य वाले कथनों में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्राकृत पेंगलम अप्रामाणिक है? नहीं, यह प्रामाणिक ग्रंथ है। इसलिए आदिकाल हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए इसका अत्यधिक महत्व हो जाता है और आदिकालीन रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए भी यह एक उपयोगी ग्रंथ सिद्ध होता है। इसकी रचना प्राकृत पेंगलम की 14वीं शताब्दी में की गई थी। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर थे और यह एक छंद शास्त्र से संबंधित रचना है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र की रचना है और 14वीं शताब्दी में रचित है और इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं।
अगली रचना के बारे में हम पढ़ेंगे वह है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा यह 11वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना है। कवि कुशललाभ कल्लोल का नाम भी यहाँ आता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कवि कुशललाभ द्वारा रचित राजस्थानी भाषा में इसकी भाषा कैसी है आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। राजस्थानी भाषा का एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें ढोला नामक राजकुमार का नाम ढोला है और मारवणी, ध्यान रखेंगे, मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कच्छवा वंश का राजा नल का पुत्र ढोला, जिसकी कितनी उम्र थी? 3 वर्ष। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी, इसकी उम्र कितनी थी? 1.5 वर्ष। ढोला 3 वर्ष का था और मारवणी 1.5 वर्ष की थी। दोनों का विवाह हो गया। ढोला के युवा होने पर उसका विवाह मालवा की राजकुमारी, ये इनका विवाह 3 वर्ष की उम्र में हुआ मारवणी से। फिर युवा होने पर इनका विवाह मालवा की जो राजकुमारी है जिसका नाम है मालवणी, उसका नाम क्या था? मारवणी, और इसका नाम है मालवणी। मारवणी अर्थात मारू ढाडियों, गांव-गांव में जाकर, मारवणी का क्या मतलब होता है? मारू ढाडियों अर्थात गांव-गांव में जाकर गीत गाने वाली एक प्रकार की जाति होती है, के साथ ढोला तक संदेश पहुंचाती है मारवणी, मारू ढाडियों के माध्यम से। ये जो जाति है, इस जाति के माध्यम से जो गांव-गांव जाकर गीत गाते हैं और ढोल बजाते हैं, इनके माध्यम से मारवणी संदेश पहुंचाती है ढोला तक, क्योंकि उसका विवाह मालवणी के साथ हो जाता है। तब ढोला अपनी मारवणी यानी मारू को लेने के लिए पुंगल देश जाता है और तब मारू से मिलन होता है। ढोला मारूरा दोहा आज भी अत्यधिक लोकप्रिय है। यह श्रृंगार रस का काव्य है। इसमें भाव, गांभीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। और साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है। इसका जो अत्यधिक जो प्रचलन है वह बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साहित्य में यह उक्ति प्रचलित है कि सोरठियो दोहो बलो भली मरवण री बात, जोवण छाई धन भणी तारा छाई रात। ये अगर पूछ लिया जाता है कि किस कृति से है तो ये ढोला मारूरी दोहा से है। अगली कृति जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इसका वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है। खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। खुसरो इनका उपनाम था। इनका जन्म गांव पटियाली जिला एटा में हुआ। इनका समय गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश तक रहा। ये विनोदी स्वभाव, मिलनसार और उदार व्यक्ति थे। इनमें सांप्रदायिक कट्टरता बिल्कुल भी नहीं थी। निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। इनको गुरु औलिया की मृत्यु के समाचार मिले तो उनकी कब्र के पास पहुँचे। किसकी कब्र के पास? अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के पास पहुँचे और इन्होंने कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने। ये यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे देख लेंगे आप। चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये उक्तियाँ कौन किसके लिए कहता है। तो इसमें गुरु औलिया की मृत्यु पर समाचार जब मिलता है तो खुसरो ये पंक्तियाँ लिखते हैं कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के, चल खुसरो घर आपने रेन बही चहु देश। इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मज़ार के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनाई गई। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की व हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिकबारी पहेलियाँ लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हुई। इनको तोताए हिंद, हिंदुस्तान की तोती आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी जो खालिकबारी रचना है वह एक शब्दकोश है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है। खालिकबारी के बारे में यह इनकी शब्दकोश रचना है। इसके अलावा इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सखुने कई रचनाएं लिखी हैं। खुसरो की पहेलियाँ हिंदी साहित्य में अनमोल रत्न है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, इनकी पहेलियाँ हैं। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इसमें एक न गिरे तो आकाश। इसका उत्तर क्या होगा? आकाश। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए। क्या?
फूट। पांचों के सिर काट दिए, न मारा ना खून किया। पांचों के सिर काट दिए, न मारा ना खून किया नाखून। ऐसी कई अच्छी मनोरंजनपूर्ण पहेलियाँ खुसरो जी लिखते हैं। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती के संदर्भ में कहते हैं। एक जगह ये है एक पहेली के बारे में बताते हैं जिसका उत्तर पायजामा होता है। कहते हैं एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल पे बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। बताओ क्या? पायजामा। चलो आगे देखते हैं विद्यापति को। विद्यापति आदिकाल के विशिष्ट कवि मैथिल कोकिल विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ। विद्यापति का जन्म स्थान दरभंगा जिला है। ये तुरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह तथा उनकी रानी लखीमा देवी शैव मत के अनुयायी थे। ये शैव मत को मानने वाले थे। विद्यापति भी शिव भक्त ही थे, इनके माता पिता की तरह। इनके बहुमुखी व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य, रसिकता, भावुकता का अद्भुत समन्वय है। इन्हीं गुणों के कारण महाराज शिव सिंह ने इन्हें अपना सभा कवि बनाया। किसके यहाँ सभा कवि थे? महाराज शिव सिंह के यहाँ। विद्यापति ने अपने आश्रयदाता की वीरता पर कीर्तिलता, कीर्तिपताका नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये दोनों ग्रंथ अवहट भाषा में लिखे गए थे। विद्यापति ने जो कीर्तिलता और कीर्तिपताका ग्रंथ है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो कीर्तिलता पुस्तक है उसमें राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है और इसमें जौनपुर राज्य का वर्णन किया गया है कीर्तिलता में। और कीर्तिपताका जो पुस्तक है उसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और यहाँ परीक्षार्थी जो है वो भ्रम का शिकार भी हो जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका में जौनपुर का नाम कीर्तिलता से जुड़ता है और तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन भी कीर्तिलता में मिलता है, लेकिन कीर्तिपताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन मिलता है। और विद्यापति की जो पदावली रचना है वो मैथिली भाषा में है। तो आगे देखते हैं हम। कीर्तिलता कीर्तिपताका अवहट में रचित ग्रंथ है। इसमें वीर रस के साथ साथ कहीं कहीं श्रृंगार रस की छटा भी दिखाई देती है। इन कृतियों में अपभ्रंश के स्थान पर अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका के बारे में बताया है, अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। अतः यह दोनों अवहट भाषा के ग्रंथ है। कहते हैं कि रानी लखीमा देवी के कहने पर इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की है। राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में किसकी की है? विद्यापति पदावली की रचना की है। और जो पदावली रचना है इनकी, जिससे ये प्रसिद्धि इनको मिली है, वह मैथिली भाषा में है। इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत है। इसी कारण इनको अभिनव जयदेव भी कहते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव की संज्ञा भी मिली हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो विद्यापति पदावली है इसमें माधुर्य भाव भरा संगीत मिलता है। विद्यापति पदावली को कई विद्वान भक्ति रस की रचना न मानकर श्रृंगारिक रचना मानते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्यापति की पदावली श्रृंगारिक रचना है, भक्ति की नहीं है। उनमें कौन कौन सा आचार्य को नाम आता है? रामचंद्र शुक्ल का, रामरक्ष बेनीपुरी का और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इनका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। कामिनी करिए सनाने, हेरत ही हृदय हने पंचबाने। मतलब इनका कहना है कि ये श्रृंगारिक रचना है, इस वजह से इसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया है। चिकुए गरे जलधारा, जनी मुख सनी और रोए अंधारा। इसे देखकर डॉक्टर जो रामकुमार वर्मा है कहते हैं कि विद्यापति की बाह्य संसार में भगवत जो भजन है वह कहाँ? इस वयः संधि में ईश्वर कहाँ? सद्देश नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? कौन कहते हैं? रामकुमार वर्मा कहते हैं कि इस सब में ये जो वय संधि के विषय में यहाँ वर्णन किया गया है, श्रृंगारिक वर्णन यहाँ है, तो इसमें भक्ति का वर्णन कहाँ है? किंतु कुछ विद्वान इनको भक्त कवि मानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानने वाले कौन कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल, रामरक्ष बेनीपुरी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेकिन जो भक्त कवि मानते हैं वो है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र,
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक एवं भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की चर्चा भक्त कवियों के प्रसंग में की है। तो क्या कहेंगे, इनको भक्त कवि मानने वाले हैं श्याम सुंदर दास, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, पंडित शिवनंदन ठाकुर, प्रोफेसर जनार्दन मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी पदावली को धर्मग्रंथ एवं भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा देने वाला माना है। बंगाल, असम, उड़ीसा के वैष्णव भक्तों का यह विशेष प्रिय ग्रंथ रहा है। जय जय शंकर, जय त्रिपुरारी, जय अधपुरुष, जयति अधारी, ये पदावली से है। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश होकर गिर जाते थे। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन बेहोश हो जाते थे इनके पद गाते गाते। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे, इसलिए तो विद्यापति की पदावली चैतन्य संप्रदाय में धार्मिक ग्रंथ के समान पूजित है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय में विद्यापति की पदावली धार्मिक ग्रंथ के समान पूजी जाती है, तो वह है चैतन्य संप्रदाय। पूर्वी भारत में वैष्णव संप्रदाय में विद्यापति के पदों का भक्तिपरक भजनों के रूप में ग्रहण होना भक्ति भावना का प्रमाण है। विद्यापति आदिकाल के उत्तरार्ध में संक्रांति काल के कवि होने के कारण विगत और अनागत युगों के साहित्य का सहज प्रतिबिंब इनके काव्य में परिलक्षित होता है। अब हम आदिकालीन गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। आदिकाल के साहित्य में गद्य रचना बहुत लिखी जाती थी, किंतु कुछ कवियों ने गद्य पद्य चंपू काव्य साहित्य लिखकर साहित्य के खजाने को अद्भुत रत्न दिए हैं। इनमें प्रमुख रोड़ा नामक कवि कृत राउलवेल, यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। दामोदर कृत उक्ति विक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। इन रचनाओं के संदर्भ में बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तीनों रचनाओं को इनके बारे में पढ़ते हैं। राउलवेल, इसका रचना काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायिका के नक्शिक वर्णन का प्रसंग मिलता है। नायिका का नाम क्या है? राउल, 10वीं शताब्दी की रचना है और चंपू काव्य है। पहले सौंदर्य का वर्णन इसमें पद्य में किया गया और बाद में गद्य में वर्णित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसी काल में हिंदी में नक्शिक श्रृंगार आरंभ होता है। यह कथन पूछा जा सकता है कि किसका है? नगेंद्र का। किस रचना के बारे में है? राउलवेल के बारे में, जो किसने लिखी है? रोड़ा ने लिखी है। इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। अब अगली महत्वपूर्ण रचना हम पढ़ते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण महाराज गोविंद चंद का शासनकाल 12वीं शताब्दी में रहा था। गोविंद चंद के शासनकाल के समय दामोदर शर्मा माने गए हैं, जो 12वीं शताब्दी में लिखा ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा है। किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के संदर्भ में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की रचना है और यह एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो हिंदी व्याकरण पर भी इस समय ध्यान दिया जाने लगा था, अर्थात यह एक व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है। और राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा देने के लिए ये ग्रंथ लिखा गया था। ये ग्रंथ किसके लिए लिखा गया था? राजकुमारों को देसी भाषा की शिक्षा दी जा रही थी, उसके लिए लिखा गया था। और 12वीं शताब्दी की है। किनके शासनकाल के समय थे? दामोदर शर्मा गोविंद चंद के शासनकाल के समय पे थे। अगली महत्वपूर्ण रचना के बारे में हम देखते हैं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, इस ग्रंथ का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में हुआ। यह आप साथ साथ लिखते जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, यह 14वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना मानी गई है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। तो अगर क्रम से लगवाया जाएगा तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण पहले लगाएंगे और वर्ण रत्नाकर जो 14वीं शताब्दी की है वह बाद में लगाएंगे। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि हैं। इसकी भाषा अलंकारिक व कवित्वपूर्ण है। नायिका का वर्णन भी तत्सम शब्दावली में किया गया है। उज्ज्वल कोमल लोहित समसंतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण। इस प्रकार हिंदी गद्य की ये प्रमुख कवियों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तब से गद्य
रचना का प्रवाह अखंड रूप से प्रवाहित होता है। तो हमने पढ़ा रोडाकृत राउलवेल, दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर, अर्थात उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, वर्ण रत्नाकर को और रोडाकृत राउलवेल को। तो वर्ण रत्नाकर जो है यह मैथिल गद्य की प्रथम रचना है और यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हमने जाना कि इससे पहले जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है, तो फिर जो वर्ण रत्नाकर है यह क्या प्रतीत होता है, यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इनका अंतर जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है और जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है। आगे हम देखते हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। हिंदी साहित्य में किसी काल की प्रवृत्तियाँ उसके उपलब्ध साहित्य सामग्री के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उस समय की साहित्यिक कृतियों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही हैं। अर्थात उस समय की जो हम साहित्यिक कृतियां हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तभी हम उस साहित्य की उस काल की विशेषताओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हम बता पाएंगे कि उस काल के साहित्य की क्या विशेषताएं रही। आदिकाल भाषा की दृष्टि से संक्रांति का काल रहा है और भावों की दृष्टि से आध्यात्मिक तथा चरित्र प्रधान काव्य एवं बाद में वीर रस व श्रृंगारिक रस से युक्त रहा है, क्योंकि ये सब उस समय के आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। 7वीं शताब्दी का काल अपभ्रंश साहित्य का अभ्युदय काल था, किंतु अपभ्रंश में धीरे धीरे अवहट या पुरानी हिंदी का समावेश हो रहा था, जिसके कारण यह परिनिष्ठित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का रूप धारण कर रही थी। फिर भी साहित्यिक प्रवृत्तियां अपना रूप लिए हुए थी, अतः प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण करते हैं तो अनेक प्रवृत्तियां सामने आती हैं। तो पहली प्रवृत्ति, वैसे हम इन जो प्रवृत्तियां हैं, जो विशेषताएं हैं, इन सब के विषय में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य हमने पढ़ा है, जिन कृतियों के बारे में हमने जाना है, उनमें इस समय की जो विशेषताएं हैं वो इंगित होती हैं। तो पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं। आदिकालीन साहित्य में वीर रसों का विशेष प्रचलन था, जिसमें कवि अपने आश्रितदाताओं की वीरता, साहस, शौर्य, पराक्रम को अतिरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था। इन युद्धों का कारण नारी सौंदर्य या साम्राज्य विस्तार की लालसा रहती थी। आदिकाल में युद्धों का कारण क्या बताया गया है, नारी का सौंदर्य या फिर साम्राज्य का विस्तार करना, राज्यों को विजय करने, अपने साम्राज्य में मिलाना एवं शक्ति का विस्तार करना। आश्रितदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कविगण उनकी प्रशंसा को अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से वर्णित करते थे। रासो साहित्य इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमाण है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया। वीर रस की प्रधानता के कारण 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं। युद्धों का वर्णन। आदिकालीन साहित्य से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान ज़्यादा होता था, क्योंकि राजा युद्ध लड़ने में व्यस्त रहता था, जिसके कारण आए दिन युद्ध के बिगुल बज उठते थे। तत्कालीन कवियों ने काव्यों में युद्धों का सजीव वर्णन करके जनसमूह में एक चेतना प्रकट की और कहा, युद्ध यदि आवश्यक है तो करना चाहिए। किसने कहा? तत्कालीन कवियों ने कहा। युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवि सैनिकों में जोश एवं उत्साह भर देते थे। इस समय के जो कवि थे वो स्वयं युद्ध में जाकर युद्ध लड़ते भी थे, तलवार भी उठाते थे, तो कलम के माध्यम से रचनाएं भी करते थे। संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल के चारण कवियों द्वारा आश्रितदाताओं की स्तुति तथा प्रशंसा इस प्रकार की गई है कि देशद्रोही जयचंद का भी गुणगान किया गया है। अर्थात जो आदिकालीन कवि था वह अपने आश्रयदाता की प्रशंसा हर हाल में करता था। जयचंद की प्रशंसा में जयचंद प्रकाश भटकेदार ने और जयमेघ जसचंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा। आदिकालीन जो काव्य है उसमें जो राष्ट्रीयता थी इसी वजह से संकुचित थी, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद कैसे भी अपने राजा, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। उस समय राष्ट्र का मतलब एक राजा या सामंत की राज्य सीमा थी, जिसे वह अपना मानते थे। संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्र नहीं समझते थे। इसी कारण पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गोरी ने परास्त किया था। लोक भाषा साहित्य।
7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी की अपभ्रंश लोक भाषा के रूप में प्रचलित थी। भाषा के संदर्भ में कहा गया है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य जो लोक भाषा के रूप में थी वह अपभ्रंश भाषा थी। इस समय के सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों व नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने लोक भाषा में ही रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें कर्मकांड, आडंबर, ब्राह्मण मत का विरोध स्वर उभर कर आया और जनता में नई चेतना जागृत हुई। डॉक्टर हजारी प्रसाद वेदी ने लिखा, साहित्य में प्रधान रूप से इस समय का साहित्य धार्मिक है। इसमें सहज जीवन पर, आंतरिक शुचिता पर और सच्चाई के जीवन पर अधिक जोर दिया गया है। ये कथन हजारी प्रसाद वेदी का है। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालीन साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस का समन्वय दिखाई पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम युद्धों का सजीव वर्णन देखते हैं वहाँ श्रृंगार रस की भी छटा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि नारी सौंदर्य के लिए भी कई युद्ध लड़े गए हैं। इस वजह से वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। इस समय की साहित्यिक रचनाओं से ज्ञात होता है कि कवि वीर रस और श्रृंगार रस को साथ साथ लिख रहे थे। इस समय के कई युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ नारी सौंदर्य की लालसा से भी लड़े गए थे। यानी हमने ऊपर भी देखा कि जो युद्ध लड़ने का कारण था वह साम्राज्य विस्तार था और नारी सौंदर्य। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में राव हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। हमीर रासों और खुमार रासों में भी वीर रस के साथ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। पृथ्वीराज रासों में भी नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है। विसलदेव रासों में तो विप्रलंब श्रृंगार का सुंदर निर्वाह किया गया है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का वीर रस की कृतियाँ हैं, तो विद्यापति पदावली में अद्भुत नारी सौंदर्य की छटा देखने को मिलती है। ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता। आदिकालीन जो काव्य है उसमें ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता देखने को मिलती है। ऐतिहासिकता का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। ये जो आदिकालीन विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्याश्रित कवियों का लक्ष्य राजा की प्रशंसा करना था। उनकी दृष्टि में ऐतिहासिकता गौण थी और प्रधानता किसकी थी? कल्पना की। वे अपनी प्रतिभा को मात्र पोषित करते थे, प्रकट नहीं करते थे। अर्थात वो केवल राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। इसलिए उनके कवित्व के प्रदर्शन में केवल उनका स्वार्थमय जीवन निर्वाह का उद्देश्य रहता था। स्वार्थ क्या था? राजाओं की प्रशंसा करना और अपना धनार्जन करना। राजा को कल्पना लोक में विचरण करते रहते और वास्तविकता से दूर रखते थे तथा अतिशोक्ति युक्त वर्णन करके आश्रयदाता को प्रसन्न रखते थे। यही इन कवियों का उद्देश्य था। प्रबंध और मुक्तक गीत। आदिकालीन काव्य दो रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध काव्य जो चरित काव्य के रूप में चित्रित होते थे, जैसे जैन साहित्य में चरित काव्य की परंपरा रही है, तथा प्रबंध काव्य वीर गाथा के रूप में पृथ्वीराज रासो तथा दूसरा मुक्तक गीति काव्य विशलदेव रासो वर्णित है। डिंगल भाषा युक्त काव्य। यहाँ से प्रश्न कई बार बनाया जाता है। डिंगल भाषा युक्त काव्य आदिकालीन जो साहित्य है उसकी भाषा के विषय में बात कर रहे हैं। डिंगल और पिंगल। डिंगल और पिंगल कई बार प्रश्न पूछा जाता है। भाषा नहीं है, बोली नहीं है, दो शैलियाँ हैं। डिंगल और पिंगल दो शैली हैं। यहाँ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ डिंगल भाषा लिखा हुआ है। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ हैं और दोनों के मूल में अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश के साथ अगर राजस्थानी मिल जाती है, अगर अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिल जाती है तो वह डिंगल होती है, और अपभ्रंश के साथ अगर ब्रज मिल जाती है तो वह पिंगल होती है। अगर डिंगल भाषा है वह अधिक चारणों ने लिखी और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, और पिंगल भाटों ने लिखी और इसमें श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इसी डिंगल भाषा में चरित रासो साहित्य के कारण कहा। अर्थात क्या कहेंगे कि जो रासो साहित्य है वो सर्वाधिक चारणों द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया। इस काल में राजस्थानी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल भाषा का साहित्य कहलाता है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार डिंगल भाषा आ रहा है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाता है कि डिंगल और पिंगल हैं तो आप उत्तर करेंगे शैलियाँ हैं ये। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में सिद्धों की वाणी, जैनाचार्यों के चरित काव्य, धार्मिक सिद्धांत, साधना पद्धति, वीर एवं श्रृंगार रस प्रबंध व मुक्त गीति काव्य, अपभ्रंश, अवहट और डिंगल भाषा में रचित काव्य
इसमें दोहा सोरठा छंद का बाहुल्य है, जिसका उद्देश्य लोक चेतना, लोकरंजन और लोकोन्मुख रहा है, जिसमें फागु, चरचरी, खुसरो की पहेलियाँ आदि तथा रासो काव्य में युद्धों का चित्रण तथा श्रृंगार रस, संयोग और वियोग दोनों विशेष रूप से बिसलदेव रासों और संदेश रासों में देखने को मिलता है। छंदों में दोहा और सोरठा के साथ छप्पे, अरिल, उल्लला का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम आदिकालीन साहित्य का युगीन परिवेश। फिर इसके जो प्रश्न हैं वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज इसका जो युगीन परिवेश है वो और थोड़ा सा देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां साहित्य को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही थी। किसी भी साहित्य की, किसी भी काल की कोई भी परिस्थिति होती है, वह साहित्य को, प्रत्येक साहित्य को, वहाँ के साहित्य को प्रभावित करती है। इसलिए जो आदिकालीन साहित्य है उसको भी तत्कालीन परिस्थितियाँ जो हैं वह प्रभावित कर रही थी। यह सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है। उसकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि साहित्यकार उसी युगीन परिवेश को अपने काव्य में उतारता है। इस समय का धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूप से दूषित हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात विदेशी शक्तियों के आक्रमणों ने हिंदू संस्कृति को झकझोर दिया था। यह उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसका वर्णन किया जा रहा है, आदिकालीन परिस्थितियों का, कि किस तरह से उसने साहित्य को भी प्रभावित किया और साहित्य में तत्कालीन परिस्थितियां हमें दृष्टिगोचर होती हैं। क्षत्रियों में वीरता एवं बलिदान की प्रतिस्पर्धा हो रही थी, उसका प्रभाव समाज की मर्यादा पर भी पड़ रहा था। नारियां युवावस्था में ही विधवा हो रही थी। पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी। नारियां भी मरण को वरण करने के लिए तैयार रहती थी, इसलिए पति की मृत्यु के बाद जौहर कर लेती थी। नारी केवल भोग्य समझी जाती थी, इसलिए राजाओं में बहुविवाह परंपरा पनप चुकी थी। इस समय बार बार युद्ध होने के कारण जनधन की हानि होती थी, जिससे आर्थिक दशा खराब होने के कारण समाज के लिए वह घातक थी। जनता असहाय, पीड़ित और दुखी रहती थी। धर्म के नाम पर आडंबरों और पाखंडों का बोलबाला हो गया था। बौद्ध धर्म भी हीनयान, महायान, वज्रयान और सहजयान आदि विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होकर कर्म कांडों से युक्त हो गया था। ये सब हम पीछे बात कर चुके हैं। उस समय की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में। जैन संप्रदाय भी वाम मार्गी उपासना पद्धति से दूर नहीं रह सका। वैष्णव धर्म में अनेक संप्रदायों ने अपनी जगह बना ली और शिव, शाक्त आदि योगिक क्रियाओं से चमत्कार दिखाकर समाज को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए धर्म में अत्यधिक वितंडतावाद का बोलबाला था। अशिक्षित जनता उसके जाल में फंस रही थी। दूसरी तरफ इस्लामी जो शक्तियां हैं उनका आक्रमण करने हिंदुओं के मंदिर, मूर्तियों को ध्वस्त कर रही थी। कौन? इस्लामी शक्तियाँ, जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ गया था। इस्लामी शक्तियों के बार बार आक्रमण से हिंदुओं में ईश्वर के नाम से विश्वास उठ रहा था। इसी समय दक्षिण के संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य आदि अपने दार्शनिक मतों के द्वारा आस्था बनाए रखने का संदेश देते हुए धार्मिक दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में जोड़ रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में सिद्धाचार्यों ने अपना धार्मिक दर्शन भी व्यक्त किया। यह अंतर संघर्ष का समय था। इस समय भाषा में भी भाषा का संक्रांति काल था। यह अपभ्रंश के स्थान पर परिनिष्ठित अपभ्रंशों संस्कृत भाषा के प्रभाव के कारण तत्सम शब्दावली युक्त बन रही थी। 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का काल संस्कृत साहित्य के लिए अनुपम योगदान का काल रहा है। इस युग में साहित्यकार दंडी, राजशेखर, भवभूति, कलहण, जयदेव, कुंतल, सोमदेव जैसे संस्कृत के आचार्य थे, जिनका प्रभाव काव्य कला व भाषा की दृष्टि से तत्कालीन हिंदी साहित्य के रचनाकारों पर भी पड़ा। इनका प्रभाव तत्कालीन जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं उन पर भी पड़ा। इस समय हिंदी भाषा एक उपभाषा राजस्थानी में चारण भाट कवियों ने रासो काव्य लिखना प्रारंभ किया था। रासों में ओज गुण, वीर युक्त शब्दावली के कारण यह जनप्रिय बन गई थी। रासों में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिक भावों को भी स्थान दिया गया था। रासो इसी युग का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इस प्रकार हिंदी भाषा के क्षेत्र में राजस्थानी, डिंगल, तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्द तथा इस्लामी संपर्क होने के कारण अरबी, फारसी व तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा था। हिंदी में अमीर खुसरो की पहेलियों में इसका प्रयोग देखा गया है। आदिकाल में आपसी राज्यों का अंतर संघर्ष, धार्मिक मतांतरों का संघर्ष तथा भाषा की संक्रमणता से युक्त रही। इस संघर्ष के काल में विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की विशेषताएं बनकर रही। उपसंहार:
हिंदी साहित्य के आदिकाल का निष्कर्ष देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त रहा है। आदिकाल प्रारंभ से लेकर अंत तक विविधताओं से युक्त रहा है। यह हिंदी साहित्य की बुनियाद है। इस काल की भाषा से लेकर काव्य सौंदर्य तक ने परवर्ती काल के साहित्यकारों को प्रभावित किया है। वीर और श्रृंगार रस की अद्भुत छटा है। वीर रस का ओजस्वी गुण तो इतना अद्वितीय रहा है कि प्रवर्ती काल के कवियों में मात्र भूषण में जाकर दिखाई दिया है। विद्यापति की पदावली भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक, इसका निर्णय तो अभी तक अनिर्णित रहा है। खुसरो की पहेलियाँ इसके बाद के साहित्य में दिखाई नहीं देती हैं। ढोला मारू का प्रेमाख्यान सूफी कवियों में परिलक्षित होता है। यानी आदिकालीन जो साहित्य है वो आगे जाकर भक्ति काल में प्रस्फुटित होता है और भक्तिकालीन कवि यहाँ से सामग्री प्राप्त करते हैं या इनका प्रभाव भक्ति काल के कवियों पर भी दिखाई देता है, उनकी रचनाओं पर भी दिखाई देता है। सिद्धाचार्यों व नाथ संप्रदाय की योग साधना कबीर में तथा अद्वैतवाद विशिष्टवाद के मर्म को सूर तुलसी ने आत्मसात किया तो मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति को अपनाया। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ से प्रश्न आता है कि सिद्ध व नाथ संप्रदाय के जो योग साधना है उसका प्रभाव किस पर पड़ा? कबीर पर। अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद का प्रभाव सूर तुलसी पर। और मीरा के माधुर्य भाव की भक्ति को मीरा ने भी अपनाया, माधुर्य भाव की भक्ति को। आदिकाल के राष्ट्र प्रेम को भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। आदिकाल में जो राष्ट्र प्रेम है उसको आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रसाद और निराला ने अपने काव्य में स्थान दिया। तो अपभ्रंशकालीन बौद्ध मत से प्रभावित महादेवी वर्मा की काव्य में करुणा की धारा प्रभावित हुई। अतः आदिकाल अनेक गुणों से युक्त था, उसकी प्रवृत्तियां अन्य कालों में विकसित रूप से परिलक्षित होती। इस प्रकार हमने संपूर्ण आदिकाल का अध्ययन किया है और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं यह हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।